हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग आपके जो क्वेश्चंस थे काउंसलिंग से रिलेटेड हो, नंबर से रिलेटेड हो, या फिर जो भी आपके AIPGT से रिलेटेड हो, उन सारे सवालों के जो जवाब है वो Q&A के सेशन में देते हैं। आज जो है हम पार्ट 6 में अगेन आपके जो सवाल थे जो मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आए हुए थे उनके सवालों के जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। और अगर आपको भी, आप में से किसी को भी कुछ भी क्वेश्चंस मुझसे पूछना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज वैद्य जीवेश यादव, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे मैसेज करके अपनी कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हो। ठीक है, आपको Q&A के सेशन में आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का Q&A। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है, ऑल इंडिया कोटा स्टाइपेंड वाइज कौन सा स्टेट के कॉलेज अच्छे हैं सर। स्टाइपेंड वाइज ऑल गवर्नमेंट की वीडियो डाल दो सर, हेल्प हो जाएगा। देखो, इसका जो वीडियो है ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। ठीक है, आप इसका वीडियो कैसे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो टॉप 10 गवर्नमेंट आयुष PG कॉलेज, ठीक है, या फिर आयुर्वेदा PG कॉलेज डॉक्टर जीवेश यादव, ऐसा करके आप सर्च करोगे, या अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जीवेश यादव ऐसा करके सर्च करोगे तो आपको टॉप 10 कौन से सेंट्रल, ठीक है, और स्टेट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, मतलब सेंट्रल के साथ साथ में ही मैंने स्टेट का भी बता दिया, क्योंकि अपने में तो ज़्यादा इंस्टीट्यूट नहीं है, मुश्किल से 4-5 ही हैं। ठीक है, तो फिर उसके कौन से हैं, कितना स्टाइपन है, ठीक है, वो सारी डिटेलिंग मैंने वहाँ पे डाल दिया है। तो आप एक बार वैसा सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने सबसे पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट बताया, देन स्टेट बताया है कि कौन से सेंट्रल हैं, उसके बाद में स्टेट हैं जो टॉप 10 में आते हैं, जहाँ पे आप आप जो है PG करते हो तो बहुत आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, और उसके स्टाइपन भी कितने हैं वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप एक बार सर्च करो, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, नमस्ते सर, उड़ीसा का सीट मैट्रिक्स बता दीजिए और सेंट्रल कॉलेज में नॉन क्लिनिकल लास्ट कितना रैंक तक गया था। सबसे पहले तो आप जैसे उड़ीसा का सीट मैट्रिक्स पूछ रहे हो, सीट मैट्रिक्स जो है ना, ठीक है, उड़ीसा का, वो जो है अपन मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, उसके ऊपर मैं कुछ दिनों के बाद में मैं वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि मेरे पास ऑफिशियल डाटा था बट मेरे को सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे ही अगर वो डाटा मेरे को प्रॉपर रिकवर हो जाएगा तो मैं आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि सेंट्रल में नॉन क्लिनिकल लास्ट कितने रैंक तक मिल गया था, तो देखो क्या हुआ था कि सेंट्रल की जो काउंसलिंग हुई थी, ठीक है, उसमें स्टे वैकेंसी राउंड भी हुई थी, और स्टे वैकेंसी राउंड के अंतर्गत भी कई जो गवर्नमेंट के सीट्स थे वो अवेलेबल थे। ठीक है, अब क्या होता है नॉर्मली, जैसे कि स्टे वैकेंसी राउंड जो है वो, उसमें अधिकतर क्या होता है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी उनके ही सीट रहते हैं। लेकिन लास्ट ईयर अय्या जो गोवा था उसको बहुत लास्ट में अप्रूवल मिला। इवन BHU को भी अगर आप बोलोगे उसमें भी थोड़ा सा वो था ना कि 50% जो सीट्स थे इंटरनल कोटा के वो ऑल इंडिया कोटा से फिल हुए, तो उसका भी थोड़ा सा आपको सेकेंड या स्टे वैकेंसी राउंड में उसका आपको चेंजेस देखने को मिला। तो इसी वजह से ऑफिशियल जो कट ऑफ गया सेंट्रल का, वो जो है स्टे वैकेंसी राउंड आपको पता होगा कि कई जो है ऑफलाइन हुए हैं, ठीक है, कई तो ऑनलाइन हुआ उसकी चीज़ें, और कई का जो है ऑफलाइन हुआ है। तो इसी वजह से उसकी ऑफिशियल जो डाटा है वो आप प्रॉपर बोल नहीं सकते। अगर मैं कोई डाटा वहाँ पर से निकाल करके आपको बता दूँ और कल परसों थोड़ा डाटा चेंज हो जाए, क्योंकि ऑफलाइन भी हुआ था, ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड, तो इसी वजह से मैंने उसके ऊपर अभी तक वीडियो नहीं बनाया है। बाकी रहा कि इसकी ऑफिशियल डाटा कब तक आ जाएगी, तो खुद AACCC जो ऑल इंडिया जो काउंसलिंग का है, ठीक है, कमेटी, वो खुद ही वो डाटा को रिवील करती है जब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली रहती है। तो ठीक है, तो जब वो ऑफिशियल अपनी साइट के ऊपर लास्ट कट ऑफ डिसाइड कर देंगे, मतलब लास्ट कितने रैंकिंग में कौन सी गवर्नमेंट सीट मिली थी लास्ट ईयर, वो ऑफिशियल डाटा उन लोग खुद ही अपने साइट के ऊपर अपलोड कर देंगे, तब मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बट अभी अपन कोई भी डाटा अपने पास, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड ऑफलाइन में भी कई जगह की हुई थी, तो अपन नहीं बोल सकते कि कितना गया था लास्ट कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो ऑफिशियल डाटा आएगा तो मैं उसका प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, पर अभी उसका ऑफिशियल डाटा नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। ठीक है, नॉन क्लिनिकल का भी अपन बोले तो। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हेलो सर, जम्मू एंड कश्मीर AMO एग्ज़ाम के लिए कोई भी बाहर
बढ़ सकते हैं या ओनली जम्मू एंड कश्मीर वाले बढ़ सकते हैं। देखो एएमओ एग्ज़ाम के लिए अधिकतर ऐसा रहता है कि जम्मू एंड कश्मीर के ही जो लोग हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर इन केस वहाँ के लोगों से सीट्स फुल नहीं हो रही है तब जाके आप भर सकते हो, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द वहीं के जो डोमिसाइल वगैरह है वो सारी चीज़ें वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती हैं जब आप फॉर्म भरते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, हेलो सर, माई सेल्फ मनोहर, सॉरी मनोहर Manohara. I am from Karnataka. I secured 230 mark in AIPGT 2025. I need Shalya Tantra department in top private colleges belong 2.5 lakh per year in any part of India. मुझे टॉप इंस्टीट्यूट में सीट लेना है सर, जिस कॉलेज में पेशेंट्स इनपुट अच्छे हैं एंड प्रैक्टिस अच्छा चलता है। कॉलेज सजेस्ट कर दो सर प्लीज़। आई वॉन्ट टू लर्न आयुर्वेदा सर, प्लीज़ हेल्प मी। देखो सबसे पहले बात तो ये है, आपको आराम से सीट अवेलेबल हो जाएगा अगर आप खुद कर्नाटका के हो, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कर्नाटका से बेस्ट आपको चीज़ें कहीं और पे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और कर्नाटका में भी जैसे कि आप, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। अब आप 2.5 लाख पर ईयर बोलोगे तो कम फीस में तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, पहली चीज़ दो तीन चीज़ें मैं एक साथ बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप बोलोगे कि जहाँ अच्छी प्रैक्टिस हो वहाँ की प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कम हो, ऐसा अगर आप बोलोगे, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। जहाँ अच्छी प्रैक्टिस है वहाँ की फ़ीस अच्छी खासी है, ठीक है। जहाँ पे बस ऑन मतलब ये बोल सकते हैं बस पेपर वर्क चलता है, वहाँ बस की फ़ीस कम है, ठीक है। तो अगर आप दोनों चीज़ों को कंबाइन करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत मतलब थोड़ा मुश्किल ही चीज़ है, ठीक है। अगर मिडिल रेंज में अपन देखें तो कोई मेरे नॉलेज में तो ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसकी फ़ीस भी कम हो। हाँ, ये है कि आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में कुछ कुछ आपके कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो प्राइवेट हैं और वहाँ की ये बोल सकते हैं कि फीस भी आपका अफोर्डेबल है, ठीक है। जैसे कि अष्टांग आयुर्वेदा हो गया, ठीक है, वहाँ पे आपका फ़ीस अफोर्डेबल है और आप वहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपका फ़ीस कम पड़ेगा और प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे आप बोलोगे कि हाँ जिसकी फ़ीस ज़्यादा हो तो भी चलेगा, 5 लाख प्लस हो तो भी चलेगा, तो उसमें आपके कर्नाटका में ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। आपको भी पता होगा एसडीएम हसन बहुत ज़्यादा फेमस ही है। इसके अलावा भी और बहुत सारे कॉलेज हैं, ठीक है। अभी केएलई भी अच्छा ही चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा ही प्रैक्टिस है। तो है बहुत सारे कॉलेजेस जो मतलब फ़ीस ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलोगे मिडिल रेंज में 2.5 लाख में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अष्टांग में ही मिल पाएगा, ठीक है। और अष्टांग में भी वही है कि आपको स्टे मतलब ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है, अष्टांग आयुर्वेदा कॉलेज। और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में भी उन लोग शैल्य की सीट ऑल इंडिया में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं वो भी मैटर करता है, ठीक है। अगर शैल्य की सीट ऑल इंडिया कोटा में वो अष्टांग आयुर्वेदा कॉलेज देते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का चीज़ें प्रैक्टिस लेवल अच्छा है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई वो सैलरी की शीट ही नहीं दे रहे हैं तो फिर आप ऑल इंडिया कोटा से वहाँ पे जा ही नहीं सकते। और फीस वहीं पे बस है जो अफोर्ड कर सकते हो, कम फीस मतलब, ठीक है। आपका 2.5 भी बोल रहे हो तो वो शायद उसका 3 लाख है मतलब। बाकी अब इतना पता है मेरे कर्नाटका से कम है वहाँ की जो फीस है कंपेयर देन कर्नाटका, ठीक है। तो वहाँ पे आप कर सकते हो। बाकी तो ऐसा बोलोगे तो फीस कम तो बहुत सारे के हैं, ठीक है, बट वही है कि वहाँ पे पेपर वर्क चलता है, ठीक है। और प्रैक्टिस लेवल पे आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने 3-4 कॉलेज के नाम ले दिए, ठीक है। वो आप कॉलेजेस में देख सकते हो। कर्नाटका में ही बेस्ट है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और बट अगर कर्नाटका से बाहर देखना चाहते हो थोड़ा कम फीस में बट प्रैक्टिस ठीक हो तो वो महाराष्ट्र की एक कॉलेज है, ठीक है। और भी कॉलेज है महाराष्ट्र में बट मेरे नॉलेज में एक ही है, ठीक है। और आप थोड़ा सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हेलो सर, 184 मार्क इन AIPGT 2025 फ्रॉम कर्नाटका, क्या स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट सीट मिल सकता है? देखो अब उसमें भी स्टेट काउंसलिंग में भी
आपका रिजर्वेशन मैटर करता है, ठीक है। आप चेक कर लेना अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से आते हो, ठीक है, जैसे उसमें भी बहुत सारे 3 BG AG कैटेगरी हो गया, 2 AG कैटेगरी, ऐसा करके बहुत सारे कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो तो एक बार स्टे वैकेंसी नहीं, सेकेंड राउंड तक ही पता चल जाता है, या स्टे वैकेंसी राउंड तक आपको पता चल जाता है कि सीट मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है, ठीक है, गवर्नमेंट की। बाकी अगर आप बोलोगे कि ऑल इंडिया कोटा में, तो ऑल इंडिया कोटा में पॉसिबल नहीं है। जर्नल भी अगर आप होगे तो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जनरल OBC अगर हो तो पॉसिबल नहीं है। बाकी और कोई अदर रिजर्वेशन से आते हो तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, उसमें आपके चांसेस थोड़ा बहुत रहेंगे। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हेलो सर, सर स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए सिक्योरिटी मनी अलग अलग होते हैं, तो काउंसलिंग एक साथ होती है क्या गवर्नमेंट एंड प्राइवेट की, और चॉइस फिलिंग कैसे होती है उनकी? देखो, सबसे पहले एक सवाल का पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखो, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की जो सिक्योरिटी अमाउंट है, बिल्कुल सही बोले आपने, अलग अलग होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग, या महाराष्ट्र की भी आप काउंसलिंग देख लो। महाराष्ट्र की ही काउंसलिंग जब हुई थी लास्ट ईयर, ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो काउंसलिंग है और डबल ए ट्रिपल सी दोनों ने ही 50,000 रखा था प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, ठीक है, जो सिक्योरिटी अमाउंट है। और वहीं पे गवर्नमेंट के लिए कितना रखा था, 20,000, ठीक है। तो दोनों का, जैसे अगर प्राइवेट का फीस पे करते हो 50,000, तो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए एलिजिबल हो। लेकिन आप सिर्फ 20,000 पे करते हो सिक्योरिटी अमाउंट, तो सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर ही चॉइस फिलिंग कर सकते हो और उसी को ही आप भर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि चॉइस फिलिंग कैसी होती है, तो चॉइस फिलिंग मैटर ये करती है कि आप कौन से रिजर्वेशन से आते हो, ठीक है। आप कोई रैंडम वो चीज़ को आप भर के देख, ये चीज़ चेक भी कर सकते हो कई लोग, लेकिन वही है कि आपका ये लाइव करियर है, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे लोग की काउंसलिंग करवाई थी, ठीक है, प्रॉपर उनका मदद किया था, तो ये चीज़ें मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं रहता है, ठीक है, उन लोग फर्स्ट राउंड में तो ऐसे ही अपने हिसाब से भर देते हैं, ठीक है, फिर सीट अलॉट नहीं होती, फिर सेकंड राउंड में आते हैं। लेकिन सेकंड राउंड में जब तक उन लोग आते हैं तब तक उनसे कम नंबर वाले को अच्छी सीट मिल जाए रहती है, ठीक है। तो चांसेस ये भी रहता है कि उनको अच्छी सीट ना मिले। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से भर दिया था, उनको नॉलेज नहीं था। अब यहाँ पे क्यों नॉलेज नहीं था या कैसे, किस कारण से था, तो रिजर्वेशन मैटर करता है, ठीक है। जैसा मैंने हर बार हर वीडियो में बोला, एग्जाम्पल के लिए एक ST कैटेगरी का स्टूडेंट है, ठीक है, उसको जनरल की भी सीट दिखाई देगी, या फिर OBC कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है, उसको जनरल की सीट भी दिखाई देगी, और उसने जनरल की सीट के ऊपर अप्लाई कर दिया कि भाई मेरे को तो वो ब्रांच चाहिए थी, या फिर लालच आ जाता है, कोई भी हो, ठीक है। आप जब चॉइस फिलिंग करोगे देखना वो चीज़ फील होगा आपको। कई लोग ऐसा आ जाता है कि यार ये सीट दिखाई दे रही है, मेरे तो ड्रीम ब्रांच है, चलो इसको हम लोग चॉइस फिलिंग कर देते हैं, और आपको पता नहीं है। क्योंकि क्या होता है, बहुत 90% लोगों को नहीं पता होता है कि कौन सी सीट OBC की है, कौन सी सीट ST की है, कौन सी सीट SC की है, कौन सी सीट जनरल की है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है, ठीक है। और उन लोग उस चीज़ के ऊपर चॉइस फिलिंग कर दिए। चॉइस फिलिंग करने के बाद में क्या होता है, अब एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट था, ठीक है, उसका जनरल कैटेगरी, मतलब एक मान के चलो अय्या की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अय्या में अब क्या था, पंचकर्म का सीट था। पंचकर्म की जो सीट थी वो किसके लिए थी, जनरल के लिए थी, ठीक है। और वहीं पे एक और सीट था किसका, रसशास्त्र का था, ठीक है। और उसकी जो सीट थी वो किसके लिए थी, वो OBC के लिए थी, ठीक है। अब एक और था, ठीक है, कौन था, ST कैटेगरी वाला लड़का, पर वहाँ पे क्या था, कोई सीट ही नहीं थी ST की। अब क्या हुआ, ठीक है, अब दोनों का, तीनों का नंबर बता देते हैं। एक का जो नंबर आया था वो 300 कितने आया था, 20 आया था, ठीक है। एक का जो नंबर आया था वो कितना आया था, वही 200 या 250 आया था, ऐसा मान के चलो, ठीक है। और एक जो स्टूडेंट था ST कैटेगरी का, ठीक है, उसका जो नंबर आया था वो भी वही 300 के अराउंड मान के चलो, ठीक है। अब क्या है, तीनों प्रेफरेंस भरेंगे। तीनों प्रेफरेंस कैसे भरेंगे, अब जनरल वाला तो अपनी सीट, उसको उसकी सीट दिखाई देगी, ठीक है। अब OBC वाले कैंडिडेट को क्या होगा, तो OBC वाले कैंडिडेट को वो वहाँ पे 2 सीट दिखाई देगी, रसशास्त्र की भी दिखाई देगी, ठीक है, और उसको उसकी सीट भी दिखाई देगी। अब क्या होता है, ST वाले कैंडिडेट में ऐसा हो जाता है कभी कभार टेक्निकल इशू के कारण, ठीक है, ये चीज़ आप खुद देखोगे, ठीक है। जब आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग अटेंड करोगे ना, तो फर्स्ट राउंड में जो आपने चॉइस फिलिंग की थी वो पूरी सीट आपको सेकंड राउंड में भी शो अप होती है, ठीक है। ये जिन्होंने काउंसलिंग अटेंड किया उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि उनको भी कभी कभार सीट दिखाई दे देती है,
ओबीसी की भी, ठीक है, या फिर इन केस और किसी के भी। अब वो टेक्निकल इशू रहता है, कई बार ये होता ही है काउंसलिंग के दौरान, ठीक है। जिन्होंने प्रॉपर ऑब्जर्व किया होगा उनको पता होगा। अब वो कई बार वही है कि उनको पता नहीं है, वो जनरल की सीट के ऊपर अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, और कभी कभार ओबीसी की सीट भी दिखाई दे देती है, ठीक है, या फिर एसटी कैटेगरी के भी कभी कभार ऐसा हो जाता है, कभी कभार होता है, हमेशा नहीं होता बट दिखता है, ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो या फिर ओबीसी उसको जनरल की ही सीट दिखाई दे, उसके ऊपर उसने अप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे दो, हाँ यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के दो कैंडिडेट थे, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, वो एसटी को हम हटा दे, उसको ओबीसी ही कर देते हैं, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के दो कैंडिडेट थे ऐसा अपन मानते हैं, और दोनों के दोनों क्या किए थे, प्रेफरेंस भरे थे। एक ने वही है कि मैंने बोला पंचकर्म के ऊपर, ठीक है, जैसे पंचकर्म है उसके ऊपर उन्होंने अप्लाई किया था, पंचकर्म के ऊपर अप्लाई किया था। तो क्या हुआ, दो कैंडिडेट थे, एक का नंबर कितना था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख करके बताता हूँ तो थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे पंचकर्मा, ठीक है, पंचकर्मा के सीट था कितना, जनरल का एक सीट था, और अपन ने बात किया रस शास्त्र एन भेषज कल्पना, इसका एक सीट था, ये ओबीसी के लिए था, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा ये वीडियो लंबा बन रहा है क्योंकि मैंने लिख करके नहीं बताया तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या हुआ, अब तीन कैंडिडेट हमने लिए, तीन कैंडिडेट में से क्या हुआ, एक कैंडिडेट जो था वो जनरल का था, ठीक है, और इसका जो नंबर आया था वो 300 आया था, ठीक है। एक कैंडिडेट था सेकंड नंबर का जो कैंडिडेट था, ठीक है, उसका क्या था, वो कौन सी कैटेगरी का था, तो वो था ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी का था, और उसका जो नंबर आया था वो कितना आया था, 290 आया था, ठीक है। एक और कैंडिडेट था थर्ड कैटेगरी, वो भी ओबीसी कैटेगरी का ही था, ठीक है, उसका जो नंबर आया था वो कितना आया था, वो आया था 289 आया था, ठीक है। अब उसने क्या किया, चॉइस फिलिंग किया, चॉइस फिलिंग किया तो ये जो 300, अब ये दोनों ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट थे, ठीक है। जनरल वाले ने क्या किया, अब जनरल वाले को तो उसकी सीट बस दिखाई दी पी के, तो उसने भर दिया, ठीक है, चॉइस फिलिंग में। अब ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को इसकी सीट भी दिखाई दी, ये सबके ऊपर लागू होता है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी वाले को पीके भी दिखाई दी, रसशास्त्र भी दिखाई दी। अब उसका क्या था, पीके में ही करने का मन था, तो उसने क्या किया, पंचकर्मा के ही चॉइस फिलिंग किया, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी वाले ने। पहले वाले ने, पहला स्टूडेंट क्या किया, इसको पहला प्रेफरेंस दिया, इसको दूसरा प्रेफरेंस दिया, ठीक है। लेकिन दूसरा जो कैंडिडेट था, ये जो ओबीसी कैटेगरी का दूसरा कैंडिडेट था, उसने क्या किया भाई, उसको पता था, उसका दिमाग था कि हाँ भाई रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना का ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, तो उसने क्या किया, फर्स्ट जो है रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना भरा, ठीक है, और क्या किया, सेकेंड नंबर पे उसने भरा पीके। तो क्या होगा इस कंडीशन में, इसको ये जो आरबीएस के वाला जो सीट है वो इसको नीचे वाले को अलॉट हो जाएगा जो एक नंबर कम है उसको, ठीक है, क्योंकि उसने प्रेफरेंस प्रॉपर सही तरीके से भरा है, ठीक है। और ये पीके की सीट को उसने फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा नहीं था, उसने बाद में रखा था, और ये जो जिसका नंबर थोड़ा ज़्यादा था, एक नंबर भी ज़्यादा था, उसको जो सीट है, ठीक है, वो अलॉट नहीं हो पाएगी। ऐसा होता है और ये चीज़ें हुई है, देखा गया है, ठीक है। तो इसी वजह से चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करता है कि आपको अपनी कैटेगरी की जो सीट है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप दूसरे की कैटेगरी का सीट अगर आप कोशिश भी करते हो ये भी सकता है, क्या पता इसको ही अलॉट हो जाए, ठीक है, लेकिन बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि अधिकतर देखा ये गया है, ठीक है, कि आपका जो प्रेफरेंस है, आप प्रेफरेंस किस प्रकार से भर रहे हो उसी के बिहाफ पे ही वो चीज़ें मैटर करते हैं। इनकेस अगर दोनों का नंबर सेम रहा, ठीक है, दोनों का नंबर सेम रहा, क्योंकि लास्ट ईयर ये हुआ था कई लोगों का एक ही नंबर था, 290 290 299 299, अभी भी इसका डाटा पड़ा हुआ है, गुजरात के स्टेट काउंसलिंग आप देख लो, ठीक है। रैंकिंग बस में चेंजेस है लेकिन नंबर एक ही है। तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है कि आपका, अगर आपने प्रेफरेंस जैसे सेम नंबर भी रहा तो इसने अगर रसशास्त्र पहले भर दिया तो इसको रसशास्त्र अलॉट हो जाएगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी वाला तो अपना पंचकर्म ले लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, और ये बीच वाला बच्चे को कुछ ही नहीं मिलेगा उसका सेम नंबर होने के बावजूद। तो ये कॉमन है, ये होता ही है, ये आप खुद ही देखना, ठीक है, जब आप काउंसलिंग अटेंड करोगे ना, खुद से फील करना, ये आपको लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। और ये होता ही है, ये मैंने 2 साल हो गए मैंने काउंसलिंग करवाते हुए, ठीक है, प्रॉपर बच्चों का, तो ये चीज़ मैंने देखा ही देखा है। तो ये चीज़ होता ही है और ये होता ही है, ठीक है, कि सेम नंबर भी होता है ना, अगर आप प्रेफरेंस गलत भरते हो, इसी वजह से बोलते हैं कि प्रेफरेंस मोस्ट मैटर, ठीक है। और ये कोई भी आदमी
ऐसे आपको एक दिन में नहीं बता सकता। इसके लिए सीट मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। सीट मैट्रिक्स के अलावा आपको और नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आपके नंबर के हिसाब से आपको कौन सा अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। इन केस सबसे पहले तो यही होता है मेरा उद्देश्य कि आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो, ठीक है, मैं यही कोशिश करता हूँ। और उसके लिए प्रेफरेंस वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको 3-4 चीज़ों के बारे में पता हो, सीट मैट्रिक्स पता हो, लास्ट ईयर कितने कितना कटअप गया है वो पता हो, ठीक है, कैटेगरी वाइज कितना कटअप गया था, हर एक सब्जेक्ट का वो पता हो, इंस्टीट्यूट वाइज पता हो, ठीक है, सारे डाटा अगर आपके पास हैं तभी आप जो है प्रॉपर अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग करो, ठीक है। अदरवाइज आप रैंडम चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको ये 100% श्योर रहता है, ठीक है। अगर अच्छे नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आपको सीट अलॉट नहीं होगा, ठीक है, और आपसे कम वाले को सीट अलॉट होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है इसका, ठीक है। और यही लूप होल का फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं, जो बोलते हैं ना कि हाँ इतना पैसा दे दो, ठीक है, हम आपको एडमिशन करा देंगे, यहाँ पे एडमिशन करा देंगे, वहाँ पे एडमिशन करा देंगे, ठीक है, जो लाखों लाखों मांगते हैं, ठीक है, वो इसी लूप होल का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उनको उनके पास सारे डाटा हैं और उसी डाटा के बिहाफ पे आपकी काउंसलिंग करा रहे हैं। तो उसी चीज़ का ही, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें कुछ ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। तो यही है, बाकी और कुछ भी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैंने ये लास्ट जो चीज़ है उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम ले लिया, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस पहले से नहीं रेडी किया रहता हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं उसका तुरंत तुरंत ही मैं वीडियो बनाता हूँ इसी वजह से। बाकी अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।